मैं बात करने वाला हूँ वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की। यहाँ पर जो है हम लोग बात करेंगे वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, देखिए वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूं कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते किसे हैं, तो इसके लिए याद रखिएगा कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, आपको मैंने बताया था। इसके अलावा मैंने आपको एक सिंपल परिभाषा बताई थी कि वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें आप वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो है यहाँ पर बोल सकते हैं। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं इनकी कुछ ना कुछ तरंग दैर्ध्य होगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ, यहाँ पर कुछ तरंगे दी गई हैं, ठीक है। मान लीजिए एक तरंग है आपके पास ए, बी, सी, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। डी, मान लीजिए ये तरंगे दी गई हैं। इसकी तरंग दैर्ध्य मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, और ये आपकी यहाँ पर तरंग दैर्ध्य क्या है, 4 है। इस तरह से ये मान लीजिए इनकी क्या दी गई, तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा। इसके अलावा अगर आवृत्ति की बात करें, आवृत्ति को न्यू लिखते हैं, तो आवृत्ति मान लीजिए इसकी 4 है, इसकी 3 है, ये 2 है, ये 1 है। ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि यहाँ पर जो है जैसे कि मान लीजिए ये आपको वैद्युत चुंबकीय तरंगे दी गई हैं और इन तरंगों की ये तरंग दैर्ध्य दी गई। तो तरंग दैर्ध्य का मान ध्यान दीजिए, इसमें आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो मतलब ये तरंग दैर्ध्य का आपको बढ़ता हुआ क्रम दिख रहा होगा, यानी कि इसकी तरंग दैर्ध्य कम है, फिर इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, फिर इसकी उससे ज्यादा है, और यहाँ पर ये सबसे ज्यादा है। मतलब ये तरंग दैर्ध्य का क्या है, आपको बढ़ता हुआ क्रम दिखाई दे रहा है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, इनको जो है इनकी तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाए तो जो प्रतिरूप बनता है उसे बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो ये आप लोग याद रखिएगा, मैंने क्या बताया कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इनको जो है इनकी तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल आपको समझाया, तो बढ़ते हुए क्रम में अगर आप इनको व्यवस्थित करते हैं तो यहाँ पर जो प्रतिरूप बनता है उससे आप बोलेंगे वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। या फिर इससे आप दूसरे तरीके से परिभाषित बता सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने जो आवृत्ति लिखी है, आवृत्ति का मैंने घटता हुआ क्रम लिखा है। मतलब इस तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति सबसे ज्यादा है, फिर आवृत्ति कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई। तो आप दूसरे तरीके से बताएंगे तो आप बता सकते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी आवृत्ति के घटते हुए क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाए तो जो प्रतिरूप बनता है उसे वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ पर इन दो तरीकों से आप जो है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को परिभाषित कर सकते हैं। अब वैद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम होता है इसके अलग अलग भाग होते हैं। अब अगर मैं बात करूं सूर्य के प्रकाश की, तो आपको पता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो आपका 7 रंगों में, मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं विब प्योर, ये तो आप सभी को पता ही है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो होता है वो आपका 7 रंगों में, यहाँ पर आर का मतलब रेड यानी कि लाल रंग के प्रकाश से है, और इसके अलावा यहाँ पर ये वायलेट यानी कि बैंगनी रंग की बात हो रही है। तो सूर्य के प्रकाश में जो है यहाँ पर ये 7 रंग होते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में यहाँ पर यानी कि लाल रंग से लेकर यहाँ तक जितनी भी तरंगे होंगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो भाग होता है उससे आपको याद रखना है, लाल रंग से पराबैंगनी तक का जो भाग होगा इससे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं दृश्य भाग, या फिर दृश्य स्पेक्ट्रम बोला जाता है। दृश्य भाग बोल सकते हैं या फिर दृश्य स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, तो यहाँ पर मैंने बताया कि लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग तक सूर्य के प्रकाश में ये सारे कलर होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो है ये जितना भी भाग दिया गया ये आपका क्या कहलाता है, दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब यहाँ पर ये जो भाग दिया गया है, आपको मैंने बताया कि लाल से लेकर बैंगनी तक का, ये तो आपका दृश्य स्पेक्ट्रम हो गया। लेकिन ये स्पेक्ट्रम केवल इतने में ही नहीं, बल्कि इस लाल रंग के ऊपर और इस लाल रंग के नीचे भी यहाँ पर जो है फैला हुआ है। तो यहाँ पर इसके ऊपर का और इसके नीचे का जो भाग होता है उसे यहाँ पर अदृश्य स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इससे क्या बोला जाता है, अदृश्य स्पेक्ट्रम।
ये आपका कौन सा भाग होता है, जो कि आपका लाल रंग के ऊपर और बैंगनी रंग के नीचे तक फैला हुआ भाग होता है, ये आपका जो है अदृश्य स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये आपको याद रखना है। अब इसके अलावा लाल रंग से ऊपर जितनी भी बड़ी तरंगदैर्ध्य वाली तरंगदैर्ध्य, यानी कि इसके ऊपर लाल रंग से ऊपर जितने भी बड़ी तरंगदैर्ध्य वाला भाग होगा उसको हमेशा अवरक्त स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये याद रखिएगा, लाल रंग के ऊपर जितने भी अधिक तरंगदैर्ध्य वाले भाग होंगे, जहां पर तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी, उससे बोला जाता है अवरक्त स्पेक्ट्रम। से क्या बोलते हैं, अवरक्त। और इसके अलावा यहाँ पर जो बैंगनी दिया गया है, इसके नीचे जो छोटी तरंगदैर्ध्य वाला भाग होता है, इसको बोला जाता है पराबैंगनी स्पेक्ट्रम, पराबैंगनी स्पेक्ट्रम। तो ये सारे भागों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ सारे पॉइंट। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्पेक्ट्रम की, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने तरंग दैर्ध्य के लिए बात किया, वहां पर मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में समझा दिया था। अगर हम लोग तरंग दैर्ध्य की बात करें तो तरंग दैर्ध्य को हम लोग लिखते हैं किससे, लैम्डा से। मान लीजिए यहाँ पर तरंग दैर्ध्य जो है सबसे पहले है 10 की घात -14, ठीक है। फिर इसके बाद 10 की घात -12, 10 की घात -10, फिर यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात -8, 10 की घात -6 के बाद 10 की घात -4, 10 की घात -2। इसी क्रम में यहाँ पर मैं लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। 10 की घात लास्ट में मान लीजिए 2 है, फिर ये 10 की घात 4 है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो घात यहाँ पर माइनस से शुरू हुई थी, धीरे 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 इसका मान जो है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब ये आपको जो है तरंग दैर्ध्य का एक बढ़ता हुआ क्रम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर हम लोग इन तरंगों को बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के क्रम में रखते हैं तो ये जो स्पेक्ट्रम बनता है इसे क्या बोला जाता है, यहाँ पर यही आपका वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। इनकी तरंग दैर्ध्य परिसर जो होती है वो आपकी अलग अलग होती है। जैसे कि मैं बात करूं 10 की घात -14 से लेकर 10 की घात -10 तक की तरंग दैर्ध्य वाला जो भाग है ये आपका कहलाता है, यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ तक की जो किरणें होती हैं वो आपकी गामा किरणों के अंतर्गत आती हैं। गामा किरणें, ये याद रखिएगा, मतलब जो गामा किरणें होती हैं इनकी तरंग दैर्ध्य जो होती है वो लगभग 10 की घात -14 से 10 की घात -10 मीटर तक होती है। 10 की घात -14 से जो है 10 की घात -10 तक ये आपकी गामा किरणें होती हैं। यहाँ पर ये याद रखिएगा, जो मैं ये रेंज लिख रहा हूँ जिसे परिचर बोलते हैं, ये आपको अलग अलग बुक में अलग अलग यहाँ पर दिया गया। एनसीईआरटी बुक में आपको अलग दिया गया हो, थोड़ा बहुत मान डिफरेंस होता है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बता दिया 10 की घात 14 से 10 की घात -10 तक हो सकता है, वहाँ पर आपको 10 की घात -9 दिया गया हो, ठीक है। तो बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिया गया हर बुक में, बाकी उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है इनका क्रम, ठीक है। तरंग दैर्ध्य परिसर बहुत कम पूछा जाता है, बस यहाँ पर आपसे इनका क्रम याद रखना है। तो सबसे पहले 10 की घात -10 तक कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर गामा किरणें हो जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, देखिए बीच बीच में एक अंक छूटा है तो ये याद रखिएगा, 14 के बाद 13, फिर यहाँ पर आएगा 10 की घात आपका 11। तो इसके बाद गामा किरणों के बाद जो है 10 की घात 11 से लेकर लगभग 10 की घात 9 तक का जो भाग होता है वो आपकी होती है एक्स किरणें, यानी कि इनकी तरंग दैर्ध्य जो होती है एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य लगभग 10 की घात -11 से लेकर 10 की घात -9 तक लगभग होती है। और फिर 9 के बाद लगभग 6 तक जो भाग होगा वो आपकी होती है पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ये क्रम बता रहा हूँ, ठीक है। पराबैंगनी हो जाएगा, इसके बाद 10 की घात 6 से लगभग 10 की घात यहाँ पर 3 तक जो है आपका अवरक्त होगा। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर लगभग 10 की घात -3 से जो है आपका 10 की घात जो है यहाँ पर 2 तक जो है आपका लगभग यहाँ पर जो होगा आपका ये सूक्ष्म तरंगे, या फिर इन्हें माइक्रो तरंगे आप बोल सकते हैं, सूक्ष्म तरंगे। और इसके अलावा यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग की रेंज में जो आपकी रेडियो तरंगे होती हैं। तो ये आपका जो है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जो है इसको आप प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे मान जो दिए गए आपको तरंग दैर्ध्य के, ये मीटर में दिए जाएंगे, ये याद रखिएगा, मीटर में।
तो यहाँ पर मैंने जो है तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में जो है इन तरंगों को व्यवस्थित किया। तो ये जो प्रतिरूप बनेगा इससे यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बोला जाता है। बाकी मैंने मान बता दिए कि ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको दिखेंगे अलग अलग कहीं पर 10 की घात पॉइंट में। और ये जो बीच वाला भाग होता है ये, इससे हम लोग बोलते हैं दृश्य भाग। आपका दृश्य भाग बोल सकते हैं या फिर दृश्य विकिरण बोल सकते हैं। ये आपको याद रखना है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये बीच वाला गैप दिया है। अब यही दृश्य विकिरण की बात करें अगर, तो इसकी जो तरंग दैर्ध्य होगी कहीं कहीं पर आपको 10 की घात -10 से 10 की घात -7 रेंज से होगी। यहाँ पर देखिए ये आपका -6, तो इसके बीच में आपका 10 की घात -7 ही आएगा। तो ये आपका 10 की घात -10 से जो है, सॉरी 10 की घात -7 से जो है 10 की घात -7 की रेंज में होता है आपका दृश्य विकिरण। लेकिन ये कुछ बुक में आपको 10 की घात -6 से 10 की घात -6 में भी दिख जाएगा। तो मैंने क्या बताया, आप इस रेंज में मत कंफ्यूज होइएगा, बस आपको इतना याद रखना है इनका क्रम। तो ये तरंग दैर्ध्य का मैंने बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर तरंगों को व्यवस्थित किया। सबसे पहले गामा किरण, फिर इसके बाद एक्स किरण, मतलब इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, फिर इसकी उससे ज़्यादा है, फिर इसके बाद पराबैंगनी की, फिर अवरक्त, फिर इसके बाद सूक्ष्म रेडियो तरंगों, बीच में यहाँ पर आपकी दृश्य विकिरण भी है, ये मैंने नहीं बोला, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है। और अगर आवृत्ति की बात करें तो सेम विपरीत, यही आवृत्ति का आपका घटता हुआ क्रम हो जाएगा, क्योंकि इसकी आवृत्ति जो है आपकी सबसे ज़्यादा होगी, फिर इससे कम होगी, फिर इससे कम होगी। तो ये आपका कहलाता है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। बाकी मैंने सभी भागों के बारे में आपको बता दिया कि यहाँ पर जो आपका सूर्य के प्रकाश का जो भाग होता है, यानी कि आपका लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग तक का जो भाग होता है वो आपका दृश्य भाग कहलाता है। और यहाँ पर दृश्य स्पेक्ट्रम या दृश्य भाग कहलाता है। और आपको बताया गया कि लाल रंग के ऊपर और बैंगनी रंग के नीचे भी यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम फैला हुआ है जिसे अदृश्य स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और यहाँ पर जो है लाल रंग से ऊपर जितने भी अधिक तरंग दैर्ध्य वाले भाग होंगे, जहाँ पर तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी, उन्हें अवरक्त स्पेक्ट्रम या अवरक्त भाग बोलते हैं। और बैंगनी रंग के नीचे जहाँ पर तरंग दैर्ध्य सबसे कम या सबसे छोटी होती है, वहाँ पर जो भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं पराबैंगनी स्पेक्ट्रम या पराबैंगनी भाग। तो ये आपको यहाँ पर इसके बारे में याद रखने हैं, ठीक है। बाकी मैंने बुक के अनुसार बता दिया कि ये सारे मान जो तरंग दैर्ध्य वगैरह की रेंज जो मैंने लिखी है पावर में, ये आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगी। चलिए अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर सामान्य वैद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बताया गया, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम, या फिर दूसरा तरीका क्या है, आपको आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित प्रतिरूप को जो है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये आपका हो गया वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, इसकी बात हो गई। अब इसके अलावा सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में लाल रंग से लेकर जो है बैंगनी रंग तक दिखाई पड़ते हैं। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि लाल रंग से बैंगनी रंग तक दिखाई देते हैं, इसे यहाँ पर जो है दृश्य स्पेक्ट्रम बोला जाता है, यही मैंने आपको बताया। इसके अलावा लाल रंग की तरंग दैर्ध्य लगभग 7.8 गुणे 10 की घात -7 मीटर होती है, ये लाल रंग के प्रकाश की है। और इसके अलावा बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 4 गुणे 10 की घात -7 होती है। अब यहाँ पर देखिए जो दृश्य वाली भाग है इसको क्या बोलते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम। इसकी जो तरंग परिसर है वो 10 की घात -7 से 10 की घात -7 के बीच में, यही मैंने बताया था कि जो रेंज होगी दृश्य की वो तरंग दैर्ध्य की 10 की घात -7 से 10 की घात -7, कहीं कहीं पर आपको 10 की घात -6 भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए इतने मीटर होती है। इस प्रकार दृश्य स्पेक्ट्रम जो होता है आपका वो 7.8 गुणे 10 की घात -7 मीटर से लेकर 4 गुणे 10 की घात -7 मीटर तक जो है ये आपका फैला होता है। और सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम लाल रंग और इसके अलावा इससे ऊपर बैंगनी रंग से नीचे भी फैला हुआ है, मतलब लाल रंग के ऊपर और बैंगनी रंग के नीचे भी यहाँ पर ये स्पेक्ट्रम जो है आपका फैला हुआ है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि इससे क्या बोलते हैं, अदृश्य स्पेक्ट्रम। जो लाल रंग के ऊपर और बैंगनी रंग के नीचे फैला हुआ है उसे अदृश्य स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और लाल रंग से ऊपर बड़ी तरंग दैर्ध्य, ठीक है, या फिर अधिक तरंग दैर्ध्य वाले भाग को अवरक्त स्पेक्ट्रम बोला जाता है। और इसके अलावा पराबैंगनी रंग से नीचे छोटी तरंग दैर्ध्य या कम तरंग दैर्ध्य वाले भाग को जो है पराबैंगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यही मैंने अभी आप सभी को समझाया था, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तो यहाँ पर जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर आपकी तरंग दैर्ध्य के अनुसार ही पूछे जाएंगे।
तो ये आपका स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा सकता है कि यहाँ पर रेडियो तरंगों यानी कि जो ये तरंगे दी गई हैं आपकी सभी वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखिए या फिर आवृत्ति के घटते हुए क्रम में लिखिए, इस तरह से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो ये सारी तरंगों का क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैं एनसीईआरटी बुक के अनुसार बात करूं तो ये आपका एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, इस तरीके से आपको फिगर दिया गया है। एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, हो सकता है आपको वीडियो में जो है थोड़ा सा कम विजिबल हो, ठीक है, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड दिया गया है और यहाँ पर जो लिखा गया है मान ये आपका यहाँ पर थोड़ा सा कम विजिबल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो अभी आपको जो मैं पीडीएफ दूंगा तो वहां पर आपका ये बिल्कुल क्लियर शो होगा, ठीक है। अब जैसे कि ये देखिए यहाँ पर आपको इसमें आवृत्ति का क्रम भी दिया गया है, तो ये आपका यहाँ पर जो है इसमें आवृत्ति परिसर दिया गया है, ये आपका आवृत्ति का देखिए घटता हुआ क्रम लिखा हुआ है इस तरह से, और यहाँ पर देखिए ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम दिया गया है इस तरह से। यहाँ पर ये सबसे कम तरंग दैर्ध्य 10 की घात -14, हो सकता है आपको कम विजिबल हो रहा है लेकिन दिखेगा, ठीक है। बाकी आप पीडीएफ में लेंगे तो वहाँ पर ये 10 की घात 23, इसके बाद 10 की घात 22, 21, ये घटता जा रहा है, ठीक है। तो आवृत्ति का ये घटता हुआ क्रम है और ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये गामा किरणें दी गई हैं, गामा किरणों की जो तरंग दैर्ध्य परिषद दी गई है वो आप देख सकते हैं कहाँ से, 10 की घात -14 से लगभग 10 की घात माइनस, यहाँ पर देख सकते हैं 11 और 10 इसके बीच में लगभग लिखा गया है। तो वही मैंने बताया था, ये मान जो आपको अलग अलग दिए गए, यही ग्राफ है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर प्रदर्शित किया, ये वाला यहाँ पर मैंने केवल तरंग दैर्ध्य के रूप में प्रदर्शित किया है और मैंने इस क्रम में प्रदर्शित कर दिया है, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम ये। और यहाँ पर वही ग्राफ आपका ये भी प्रदर्शित है, बस ये क्रम यहाँ पर दिया गया आपको इस क्रम में, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर लिख दिया गया, ठीक है। ये आपका तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम दिया गया है और ये आवृत्ति का घटता हुआ क्रम दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं बीच में ये जो भाग आपका दिया गया दृश्य वाला भाग, इसमें आप देख सकते हैं इसकी जो रेंज है ये 10 की घात -6, ठीक है। तो 10 की घात -7 से -7 के बीच में होगी। बाकी मैंने पूरा वहां पर आपको समझा दिया है, इसकी पीडीएफ मैंने ये इसलिए लगा दी है यहाँ पर पीडीएफ में कि आपको एनसीईआरटी बुक के अनुसार भी अगर आप इसके मान देखना चाहें कितने क्या दिए गए तो वो सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। बाकी सारी तरंगे आप ध्यान दीजिए, ये जो तरंगे दी गई हैं ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं आपकी, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, इसके अलावा दृश्य प्रकाश, अवरक्त, इसके अलावा आप देखिए माइक्रो तरंगे या फिर इन्हें हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म तरंगे या फिर लघु तरंगे, ठीक है। इसके अलावा रेडियो तरंगे, अब इसमें रेडियो तरंगों को देखिए अलग अलग भाग लिखे गए, लघु रेडियो तरंगों, टेलीविजन और एफएम रेडियो तरंगे, एएम रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का भाग जो होगा वो आपका रेडियो तरंगों का होता है, ठीक है, जो कि मैंने आपसे भी बताया था अभी यहाँ पर। तो ये तो हो गई इसकी बात स्पेक्ट्रम की। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो जितनी भी तरंगे दी गई हैं आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो दी गई हैं इनके उत्पादन के बारे में बताइए। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि एक्स किरणों का क्या उपयोग है, या फिर एक्स किरणों के गुण बताइए, एक्स किरणों का उत्पादन कैसे होता है, एक्स किरण जो दी गई है आपकी इसकी आवृत्ति क्या होती है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। एक एक तरंग के बारे में आपसे पूछा सकता है, तो हम लोग यहाँ पर जो है एक एक तरंग के बारे में सारे पॉइंट जो यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर सभी तरंगों के बारे में आपको, इनके गुण क्या होते हैं, तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर अब आपको ध्यान से देखना है। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपकी गामा किरणों की, तो गामा किरणों की बात करें तो सबसे पहले इसका तरंग दैर्ध्य परिसर या फिर रेंज बोल सकते हैं। तो गामा किरणों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 1 गुणे 10 की घात -14 से लेकर जो है ये आपकी 1 गुणे 10 की घात -10 मीटर तक होती है, ये तरंग दैर्ध्य हो जाएगी इसकी। इसके अलावा बात करें आवृत्ति परिसर की, तो इसकी आवृत्ति जो होती है वो 3 गुणे 10 की घात 22 से लगभग 3 गुणे 10 की घात 18 तक जो है होती है। ये मान आपका हर्ट्ज में होगा, देखिए ये हर्ट्ज आपका यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा, ये यहाँ पर मात्रा नहीं हुई, ठीक है, हर्ट्ज इस तरह से ये होगा। इसके बाद उत्पादन, यानी कि यहाँ पर जो है गामा किरणें कैसे उत्पादित होती हैं, तो यहाँ पर जो है परमाणुओं के नाभिकों का विघटन होने पर उत्सर्जित होती हैं। जो परमाणु होते हैं जब इनके नाभिकों का विघटन होता है तो वहां पर जो किरणें उत्सर्जित होती हैं उन्हें ही बोला जाता है गामा किरणें। तो इनका उत्पादन कैसे होता है ये हो गया। इसके अलावा इनके गुण कौन कौन से हैं, तो इनके गुणों की बात करें तो ये जो है फोटोग्राफिक प्लेटों पर रासायनिक क्रिया करती हैं। इसके अलावा प्रतिदीप्ति, स्फूर्तिदीप्ति, आयनीकरण, विवर्तन, उच्च वेधन क्षमता, इसके अलावा यहाँ पर जो है आवेश रहित होती हैं, मनुष्य के लिए हानिकारक होती हैं। ये इनके सभी के गुण दिए गए हैं। अब ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं यहाँ पर।
इसके अलावा बात करें उपयोग की, गामा किरणों का उपयोग क्या है, तो ये किरणें जो होती हैं परमाणुओं के नाभिक की संरचना के संबंध में सूचना देती हैं। ये किरणें क्या करती हैं कि परमाणु के जो नाभिक होते हैं उनकी संरचना के संबंध में जो है सूचना देती हैं, और ये जो है चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए भी जो है उपयोग की जाती हैं। तो ये इसके उपयोग हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब इनका उत्पादन कैसे होता है, गुण कैसे हैं, उपयोग क्या है, यही पॉइंट आपको सभी तरंगों के बारे में पता होने चाहिए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक्स किरणों की। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य की बात करें तो एक्स किरणों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो आपकी 1 × 10⁻13 से लेकर जो है 3 × 10⁻8 मीटर तक जो है होती है ये तरंग दैर्ध्य। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आवृत्ति परिसर की, अब ये चीजें आपको समझनी नहीं है, आपको याद करनी है, ठीक है। ये आपको समझने से काम नहीं होगा, इनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आपको समझ के काम नहीं होगा, वो रटना ही पड़ेगा। तो ये चीजें याद करना पड़ेगा। जैसे आवृत्ति परिसर की बात करें तो 3 × 10⁻21 से 1 × 10⁻16 हर्ट्ज तक ये हो जाएगा। और उत्पादन की बात करें तो इनका उत्पादन कैसे होता है, तो इनका उत्पादन जो होता है वो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के उच्च परमाणु क्रमांक के लक्ष्य पर टकराने से ये उत्पन्न होती हैं। जब भी तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये उच्च परमाणु क्रमांक के लक्ष्य से टकराते हैं तो उस समय ये उत्पन्न होती हैं। अगर इनके गुणों की बात करें तो ये जो है गामा किरणों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गामा किरणों वाले सभी गुण, जो भी आपको गामा किरण के उपयोग बताए गए थे गुण, वो सभी गुण, परंतु वेधन क्षमता जो होती है इनकी कम होती है। जितने गुण आपके गामा किरणों में होते हैं सेम गुण इनके भी हैं, बस वहां पर उनकी वेधन क्षमता अधिक होती है, इनकी वेधन क्षमता जो होती है वो कम होती है। वेधन क्षमता का मतलब जैसे कोई चीज़ दी गई तो इसको वेधना यानी कि इसको पार करने की जो क्षमता होती है वो इनकी कम होती है, और जो गामा किरणें होती थी उनकी अधिक होती थी वेधन क्षमता। इसके अलावा उपयोग की बात करें तो अगर इन तरंगों के उपयोग की बात करें तो आप बता सकते हैं कि परमाणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉन कोश की संरचना को जानने में जो है इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रोगों के निदान में भी ये जो है सहायता करती हैं। तो ये आपको इनके उपयोग याद रखने हैं। इसके अलावा अब ध्यान दीजिए, अगला यहाँ पर है आपका पराबैंगनी विकिरण, यानी कि जो पराबैंगनी विकिरण होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है तरंग दैर्ध्य परिचय, सबसे पहले तरंग दैर्ध्य बात करेंगे तो ये आपका होता है 6 × 10⁻10 से 4 × 10⁻7 मीटर तक, ये इनकी तरंग दैर्ध्य की रेंज हो जाएगी। और आवृत्ति परिसर जो होता है 5 × 10⁻17 से 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज तक जो है ये होता है, ये आपका आवृत्ति परिसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग उत्पादन की बात करें, इनका उत्पादन कैसे होता है तो ये सूर्य, आर्क, स्पार्क, गर्म निर्वात, स्पार्क तथा आयनित गैसों द्वारा जो है उत्पन्न होती हैं। तो इनका उत्पादन जो है वो गैसों द्वारा होता है। गुण की बात करें तो ये जो है गामा किरणों, ये जो है गामा किरणों वाले सभी गुण, मतलब जितने गुण यहाँ पर गामा किरणों के थे वो सभी गुण आपके हो जाएंगे। इसके अलावा परंतु कम वेधन करने वाली हैं और प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करती हैं। तो गुण यहाँ पर देखिए सभी, देखिए अब पेपर में आएगा अगर मान लीजिए इनके गुण पूछ लिया जाए तो वहां पर ये नहीं लिखना है आपको कि गामा किरणों वाले सभी गुण, जो गामा किरणों में के गुण बताए गए वो यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपका टॉपिक में ये नहीं लिख देना कि वहां पर गामा किरणों वाले सभी गुण, वहां पर जो भी आपको ये गुण बताए गए वो गुण आप लिख दीजिएगा, ठीक है। बस क्षमता में अंतर क्या है, एक तो कम वेधन क्षमता होती है इनकी, और ये प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग उपयोग की बात करें तो ये जो है अदृश्य लिखाई में उपयोग की जाती है, नकली दस्तावेजों के लिए उपयोग की जाती है पहचानने में, अंगुली के निशानों का पता लगाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा खाने की वस्तुओं के संरक्षण में यानी कि उनके बचाव में किया जाता है, जल के शोधन में। इसके अलावा पराबैंगनी लैंपों का उपयोग जीवाणुओं को मारने में होता है। इन सभी का उपयोग जो है यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला जाइए, अगला यहाँ पर है आपका दृश्य विकिरण, ठीक है। अब दृश्य विकिरण की तरंग दैर्ध्य इसी में मैंने बताया था, कहीं कहीं पर आपको ये 10⁻6 भी मिलेगा, ठीक है। तो 10⁻7 से 10⁻7 आपको पता है -7 से 7 दिया गया तो इसकी बीच में ही आपका -6 आ जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो है आपका ध्यान दीजिए मीटर तक, ठीक है। अब इसके बाद आवृत्ति परिसर की बात करेंगे तो आवृत्ति जो होती है वो 7.5 × 10⁻14 से लेकर जो है
4 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज तक होती है। ये आवृत्ति की बात हो जाएगी। अब उत्पादन की बात करें तो इनका उत्पादन कैसे होता है, ये जो है आयनित गैसों के उत्तेजित परमाणुओं द्वारा तथा ताप दीप्त वस्तुओं से विकिरित यानी कि उनसे जो है उत्सर्जित होती हैं। अगर मैं गुण की बात करूं तो इनके कौन कौन से गुण होते हैं, इनमें परावर्तन का गुण होता है, जैसे कि आपके प्रकाश तरंगे परावर्तित होते हैं उसी तरह से इनमें परावर्तन का गुण होता है, अपवर्तन का गुण होता है, व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, फोटोग्राफिक क्रिया तथा दृष्टि संवेदन, जितने आपको प्रकाश में पढ़ाए गए, क्योंकि आपको पता है कि दृश्य में जो है दृश्य भाग में आपकी वही सारी किरणें आती हैं जो सूर्य के प्रकाश वाली होती हैं, ठीक है। तो ये सारी क्रियाएं इनमें ये इनके गुण होते हैं। इसके अलावा इनका उपयोग क्या है, तो इनके उपयोग की बात करें तो हमारे नेत्र तरंग दैर्ध्यों, ठीक है, कि इस परास के लिए जो है ये संवेदनशील हैं। इसके अलावा विभिन्न जंतु तरंग दैर्ध्यों की विभिन्न पराशों के लिए ये संवेदनशील होती हैं। इसके अलावा उदाहरण की बात करें तो आप बता सकते हैं जैसे कि सर्प जो है ये आवर्त तरंगों को संसूचित कर सकते हैं। इसके अलावा अणुओं की संरचना तथा परमाणुओं के बाह्य कोशों में इलेक्ट्रॉनों के प्रबंधन का पता लगाने में जो है किया जाता है। तो ये पॉइंट अब याद करने पड़ेंगे कि इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अवरक्त विकिरण की। तो अगर इसके तरंग दैर्ध्य की बात करें तो तरंग दैर्ध्य जो है 7 गुणे 10 की घात -7 से लेकर 5 गुणे 10 की घात -3 मीटर तक होती है। और इसके अलावा अगर आवृत्ति परिसर की बात की जाए तो इसकी जो आवृत्ति होती है वो 4 गुणे 10 की घात 14 से लेकर 6 गुणे 10 की घात 10 हर्ट्ज तक जो है होती है, ये आवृत्ति हो जाएगी। इसके अलावा उत्पादन कहाँ से होता है, तो इनका उत्पादन जो है वो गर्म वस्तुओं से, इसके अलावा अणुओं में घूर्णन से, इसके अलावा कंपनिक संक्रमणों द्वारा ये जो है उत्पन्न होती हैं। अगर इनके गुणों की बात करें तो ये जो है तापपुंजों, इसके अलावा बोलोमीटर इत्यादि पर जो है यहाँ पर उष्मीय प्रभाव, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, फोटोग्राफिक क्रिया, ये सारी क्रियाएं जो है यहाँ पर होती हैं इन तरंगों में। इसके अलावा उपयोग की बात करें तो पौध घरों में पौधों को गर्म रखने में इनका उपयोग किया जाता है। युद्ध के दिनों में जो है कोहरे को धुंध के पार देखने में होता है, यानी कि जब कोहरा बहुत ज़्यादा होता है तो उसके आर पार देखने के लिए भी जो है इन किरणों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सूक्ष्म या फिर इन्हें माइक्रो तरंगे आप बोल सकते हैं। तो इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 1 गुणे 10 की घात -3 मीटर से लेकर 3 गुणे 10 की घात -1 मीटर तक होती है। और इनकी जो आवृत्ति होती है वो 3 गुणे 10 की घात 11 से लेकर 1 गुणे 10 की घात 9 हर्ट्ज तक जो है होती है। और इसके अलावा अगर उत्पादन की बात करें तो इनका उत्पादन जो होता है वो विशेष निर्वातित नलिका में जो है दोलित्र धारा से तथा वैद्युत परिपथों में जो है विद्युत चुंबकीय दोलित्रों द्वारा जो है इनका किया जाता है उत्पादन। इसके अलावा गुण की बात करें तो इसमें कौन कौन से गुण होते हैं, एक परावर्तन का गुण इसमें होता है, ध्रुवण का गुण इसमें होता है। परावर्तन क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है, ये सारी चीजें आपको मैंने सेकंड पेपर में पहले ही पढ़ा दी हैं, ठीक है। इसके अलावा ध्यान दीजिए उपयोग, तो इसका उपयोग जो है अपनी लघु तरंग दैर्ध्य के कारण ये जो है विमान संचालन में, इसके अलावा रेडार प्रणाली के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा रेडार में उपग्रहों तथा लंबी दूरी वाले बेतार संचार, बेतार का मतलब बिना तार के जो संचार होता है जिसे आप लोग वाईफाई नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है, उसमें यूज किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में इन तरंगों का जो है एक रोचक घरेलू अनुप्रयोग है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि आपकी लास्ट यानी कि रेडियो तरंगे, इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है ये आपकी 7 गुणे 10 की घात -1 से लेकर 1 गुणे 10 की घात -4 मीटर तक होती है, ठीक है, ये तरंग दैर्ध्य हो जाएगी। आवृत्ति परिसर की बात करें तो 3 गुणे 10 की घात 9 से 3 गुणे 10 की घात 4 हर्ट्ज तक जो है इनकी आवृत्ति होती है। इसके अलावा इनका उत्पादन कैसे होता है, तो इनका उत्पादन जो होता है वो दोलित्र विद्युत परिपथों से इनका उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा गुण की बात करें तो इसमें कौन कौन से गुण होते हैं, परावर्तित होती हैं, विवर्तित होती हैं, तो ये यानी कि परावर्तन और विवर्तन का गुण पाया जाता है। उपयोग क्या क्या है, तो ये जो है रेडियो एवं दूरदर्शन की संचार प्रणालियों में इनका उपयोग किया जाता है। सेलुलर फोनों में इनका उपयोग किया जाता है, यानी कि उसकी आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति बैंड की
रेडियो तरंगों का उपयोग करके जो है ध्वनि संदेशों के आदान प्रदान की व्यवस्था की जाती है। यानी कि ध्वनि संदेश को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए यहाँ पर रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। इन्हीं के द्वारा जो आपका टेलीविजन में जो भी आप प्रसारित होता है वो सब यहाँ पर यूज होता है। तो यहाँ पर जो भी आपको तरंगे बताई गई, एक तो आपको इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, ये सारे मान आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इनका बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में, आवृत्ति के घटते हुए क्रम में, ये सारे क्रम पता होने चाहिए। इसके अलावा इनका उत्पादन कैसे होता है, उपयोग क्या है, गुण क्या है, ये सारे पॉइंट आपको इन तरंगों के बारे में याद रखना है अब यहाँ पर। तो